हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। मैं आप लोगों को सिलेबस वाइज पढ़ा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी जो हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि हम आपको मैथ पढ़ाया। ठीक है, मैथ का कुछ चीज़ बताया, जैसे द्विघात समीकरण बताए, बहुपद बताए, त्रिकोणमिति बताए और दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है उसके बारे में बताए। एक वहाँ पे वर्ष गुणन विधि बच गया है। ठीक है, तो मैं आधा फिर मैंने केमिस्ट्री का क्लासेस लिया था, तो केमिस्ट्री से रासायनिक अभिक्रिया को मैंने उठाया। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैंने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताया। फिर मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरल कंपटीशन से लेकर के बोर्ड के एग्जाम्स तक के, बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के जनरल कंपटीशन तक के कह सकते हैं, तो अपकरण और ऑक्सीकरण, जिसको हम उपचयन और अपचयन कहते थे। तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया से बच गया था हमारे विद्यार्थी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को मैंने लेकर आया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी बताया था विद्यार्थी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता था। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही टूट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिस पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते थे। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्यों है, जैसे मैंने यहाँ पर बात आया कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अलग अलग प्रकार से केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। तो रियली में अगर वास्तव में हम लोग कहें तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या रासायनिक बंधन के फलस्वरूप, बंधन के टूटने या निर्माण होने के फलस्वरूप होता है। और इसी क्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, रासायनिक बंधन में कुछ बंधनों का निर्माण भी होता है और टूटता भी है। तो आज मैं ये सब चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करूंगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हमारे सिलेबस में पढ़ना है तो हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स पता ही है कंबाइंड होना। ठीक है, कंबाइंड होना माने जुटना, तो संयोजन मीन्स हो गया जुटना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो मैं आपको परिभाषा के साथ बता रहा हूँ, डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल। तो आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है विद्यार्थी, जिसमें दो या दो से अधिक, संयोजन अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जी सही सुना है आपने कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, हमने एग्जाम्पल लिया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। दो पदार्थ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसी प्रकार से आप लोग और भी चीज आप ले सकते हैं, जैसे H प्लस O2, तो SO2। ठीक है, ऐसा हमारा कोई भी एग्जाम्पल जब आता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये भी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। H2O ये भी हो सकता है, हम इसको बैलेंस कर देंगे फिर। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ये सब संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट, मैं दो एग्जाम्पल और इसी का दे रहा हूँ। ठीक है, CO प्लस H2O, मेरे पास जगह कम था इसलिए मिटाना पड़ा। ये हमारा है, तो यहाँ पर हमारा निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का।
आपने मैं परिभाषा बताया था, परिभाषा के अकॉर्डिंग परिभाषा मेरा क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ जल है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गुण बिल्कुल इसके गुण से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल दें तो एक हम एग्जाम्पल और ले रहे हैं SO3 + H2O। ठीक है, जब यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है ना, तो हम इसको ट्राईऑक्साइड बोलेंगे। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। ये सब कैसी अभिक्रिया है? ये सब संयोजन अभिक्रिया है, ये सब संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्यों है बच्चों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हम लोग के पास हेडिंग था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हमारे पास आया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन्स लगा है कि टूटना, विखंडन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको विखंडन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन भी कहते हैं, विखंडन या अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो टूटना, तो इसका परिभाषा भी ऐसा ही होगा कि जब बड़े यौगिक के अणु टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब कोई बड़ा अणु टूट करके या जब कोई बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों का निर्माण करता है या अणुओं का निर्माण करता है, यौगिक का जो जिस चीज़ का निर्माण करता है, तो उसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल सुना आपने सही कि दो या एक बड़े अणु टूट करके, देखिए हमारे पास एक बड़े अणु है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये जब थोड़ा इसमें उष्मा लगता है, ठीक है, ये हीट होता है, टूटता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ जी, यही संगमरमर चूना पत्थर का सूत्र है, ये CO3 चूना पत्थर, और ये टूटता है CaO और CO2 में, CaO और CO2 में। बड़े अणु टूट जाते हैं छोटे अणु में। एक और दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एक पोटेशियम क्लोरेट है हमारे पास, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, ये पोटेशियम क्लोरेट भी टूटता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, यहाँ पर इसके 3 हैं, यहाँ पर 2 अणु हैं, तो आप आपस में बैलेंस कर दीजिएगा, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ये 2 हो गया, 2। तो आप देख रहे हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है इसमें एक बड़े अणु या किसी यौगिक के बड़े अणु टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिस पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा। 10th क्लास के स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो वो तो नोट ही कर लेंगे, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में है, और वियोजन और संयोजन अभिक्रिया पिछले साल या इसके पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं, आप क्वेश्चन टाइप में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 2 नंबर में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको मैं परिभाषा के साथ बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे में आप सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या है? जिसको हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन, टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, अपघटन है तो टूटेगा। अपघटन में क्या होता है? टूटना, लेकिन किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। तो इसका कहता है कि किसी पदार्थ से, किसी ऐसे पदार्थ जो पदार्थ धातु के ऑक्साइड और क्लोराइड से बने हुए हैं, अगर हम उसके जलीय विलयन से अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो टूट जाते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड और क्लोराइड है वो उसके एनोड पर और धातु कैथोड पर चला जाता है। जैसे सपोज दैट हमें मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर एक हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने भर दिया है, हमारा भरा हुआ है
NaCl, ठीक है, NaCl भरा हुआ है। इसमें हम लोगों ने एक लिया है कैथोड, दो लिए हैं, ठीक है, एक हमारे पास है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक का नाम है कैथोड, एक का है नाम एनोड, ठीक है। कैथोड और एनोड लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा हो गया कैथोड, C फॉर कैथोड और A फॉर एनोड। अब इससे हम लोग तार जोड़ देते हैं, ठीक है, तार जोड़ दिए। अब इस तार को लेकर के आए और हम लोग यहाँ पर एक बैटरी बैटरी से इसको हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बैटरी है, बैटरी से हम इसको अटैच कर दिए, है ना। ये हमारा बैटरी है, ये हमारा प्लस चार्ज है, ये हमारा माइनस चार्ज है। हमारा ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये हमारा बैटरी है। यहाँ से चार्ज निकाल रहा है, तो NaCl जो है ये टूट जाएगा, या घटित हो जाएगा। NaCl क्या होगा, अब घटित हो जाएगा किसमें, Na में और Cl2 में, Na में और Cl2 में। तो आपको पता है Na जो होगा जब टूटेगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो Na जो होगा से कैथोड पे चला जाएगा और Cl है से एनोड पर चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और ये कहाँ जाएगा, एनोड पर, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना करके यहाँ पर 2 से बैलेंस कर रहे हैं, ये एनोड पर चला जाएगा। इस प्रकार से जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इससे भी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये टूटता है Al में और O2 में। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो गया बैलेंस। तो ये हमारा धातु है, धातु कहाँ जाता है स्टूडेंट, कैथोड पर, और ये ऑक्साइड और क्लोराइड कहाँ जाएगा, एनोड पर, ऑक्साइड और क्लोराइड एनोड पर। तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ धातु द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड से होकर, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो धातु जो होता है वो कैथोड पर चला जाता है और ऑक्साइड और क्लोराइड एनोड पर चला जाते हैं और आपस में अपघटित हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के बीच में ऑनलाइन क्लासेस मैं दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों का सिलेबस पीछे न रह जाए। जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की भी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी 1 आध 2 क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया से मिल ही जाता है। ऑक्सीकरण और अपकरण हमने पढ़ा दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ऑक्सीकरण और अपकरण जरूर देखिएगा। ऑक्सीकरण और अपकरण रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न बोर्ड में जरूर आएंगे और जनरल कंपटीशंस में भी प्रश्न आते ही आते हैं, 100% गारंटी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, और नहीं तो मुकुल सा लेक्चर्स पे जाकर आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया। चलिए, अभी मैंने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर आ गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोग जान ही रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापित कर देना, डिस्प्लेस मींस हटा देना, डिस्प्लेस मींस विस्थापित कर देना। इसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें कार्य क्या रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। इसमें कार्य क्या रहा है, विस्थापित करना है इसमें, ठीक है। कैसे विस्थापित कर रहा है, कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के परमाणु दूसरे परमाणुओं को, किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देती है या हटा देती है या डिस्प्लेस कर देती है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम आपको पास एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास Fe है लोहा का रिएक्शन करवाए हम कॉपर सल्फेट के साथ। तो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट इसके साथ जुटा हुआ है, कॉपर सल्फेट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, इसको तोड़ देगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा और ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, आप लोग जानते हैं कि कोई किसी को विस्थापित कब करता है, जब वह ज़्यादा पावरफुल होता है।
और जब कोई आदमी ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है, या फिर वो किसी चीज़ से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो दूसरे आदमी को ऐसे भी सताता है। ये आप लोग जानते हैं जनरली। तो यहाँ भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि लोहा जो है वो कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील है। लोहा कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को लोहा हटा दिया और वो अपने साथ सल्फेट को सटा लिया। कॉपर को लोहा हटा दिया और कॉपर को अपने साथ लोहा सटा लिया। देख रहे हैं, यही हो रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम आपके बीच में देते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर है, यहाँ पर कॉपर है और हमारा AgNO3 है। AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। मैं नाम बताते चल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट ये यहाँ से भी क्रिया करता है। तो देखिएगा यहाँ लोहा मजबूत पड़ गया था कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ कॉपर मजबूत हो गया, तो कॉपर यहाँ मजबूत हो रहा है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब इसको डिस्प्लेस करने के बाद इसकी स्थान को खुद ले लेगा, तो यहाँ बेचारा Ag बाहर हो जाएगा। यहाँ Ag क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ Ag बाहर हो गया, यहाँ 2 से गुना हुआ है, यहाँ 2 से आप गुना कर लेंगे, यहाँ 2 से गुना कर बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना आपका काम है। मैंने बैलेंस करने के लिए भी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भी बताया है, और इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा, ऐसे आप वीडियो देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स पे जा करके। जैसे ये अभी बैलेंस किया है मैंने, पहले से इसका कोई वो रोल नहीं था। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यहाँ पर कॉपर की संलग्नता 2 होती है, ये अपनी संलग्नता यहाँ शो कर रहा है 2। ठीक है, तो जब यहाँ NO3 नाइट्रेट यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, जब 2 से गुना किए तो यहाँ Ag बढ़ गया, तो यहाँ Ag में 2 से गुना किए तो बराबर हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कॉपर अत्यधिक क्रियाशील है और यहाँ Ag कम क्रियाशील है। यहाँ कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है। कौन, कॉपर। तो विस्थापित कर रहा है, एक अणु विस्थापित हो रहा है ना, यहाँ पर एक तत्व विस्थापित हो रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक हो रहा है ना, इसीलिए नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक जब एक तत्व के परमाणु को डिस्प्लेस करेगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जब 2 होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको उभय विस्थापन भी कहते हैं, या इसको द्वि विस्थापन भी कहते हैं। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कितना क्रियाशील है, तो हाँ, इसके लिए आपको क्रियाशीलता याद करना होगा कि कौन कितना क्रियाशील है। मैं 2-4 लिख देता हूँ आपके सामने। जैसे पोटेशियम है ना, पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, Zn है। अब यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, यहाँ से आप याद रखिएगा। यहाँ के बाद मैंने यहाँ गया है, यहाँ पर Zn है, Cr है, Fe है, ठीक है, Cd है, और हमारा कोबाल्ट है, निकेल है, Sn है। फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, Pb है, याद रहेगा आपको ऐसे, Pb है, H है, कॉपर है, ठीक है, Ag है, Au है। ये इस प्रकार से क्रियाशील है ना। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है। मैं यहाँ से लिखा, देखिए कैसे लिखा से, ये क्रियाशीलता इस तरह से, इधर से क्रियाशीलता ऐसे घटते आया, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ से नीचे ये लिखना चाहिए था, लेकिन ये अभी लिखा हुआ है, यहाँ जगह नहीं है। तो Al के जगह के बाद Zn यहाँ से शुरू हुआ, और Zn के बाद Sn आया, और Sn के बाद फिर यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है ना। तो अब जनरली मान लीजिए H, तो H के ऊपर जितने भी ये सब हैं, ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। अब कॉपर यहाँ है ना, देखिए, तो कॉपर अभी डिस्प्लेस किया था ना Ag को, तो कॉपर इधर क्रियाशीलता घट रहा है ना, नीचे घट रहा है, तो Ag कम क्रियाशील है कॉपर के अपेक्षा, तो कॉपर को हटा दिया था Ag। अभी फिर एग्जाम्पल हमने एक लिया था Fe, कॉपर से ऊपर है Fe, तो कॉपर Fe को हटा दिया था। तो इस प्रकार से ज्यादा क्रियाशील जो रहेगा वो अपने से कम क्रियाशील को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आप नोट करते चलिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आया स्टूडेंट
ठीक है। और मैं एक एग्जांपल दे दूं सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। देखिए Zn है CuSO4, अभी मैंने लिखा था Zn ऊपर था Cu से, अब Cu को यहाँ पर Zn भी हटा देगा तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्यों हटा रहा है? क्योंकि जिंक ज्यादा कॉपर से क्रियाशील है, जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। चलिए नोट कर लीजिएगा यार, बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। अब आइए हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, एक उभय विस्थापन के लिए मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। उभय विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बहुत छोटा सा। जैसे आप समझ लें कि AB एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड हमारे पास XY है, ठीक है। तो XY है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में भी क्रिया करते हैं। तो AB एक साथ है, XY एक साथ है, लेकिन यहाँ से इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। AB चला गया X के साथ और B चला गया Y के साथ, तो हमारे यहाँ बन गया AX और BY। आप देख रहे होंगे कि दोनों डिस्प्लेस हुआ है। यहाँ से भी ये भी था इसके साथ, तो यहाँ इसके साथ चला गया, और ये था इसके साथ, वो इसके साथ चला आया। तो यहाँ पर दोनों डिस्प्लेस हुआ है, तो इसी का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें से दो यौगिक अपनों आयनों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाइए एग्जाम्पल में। आप उभय विस्थापन अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए NaCl जब अभिक्रिया करता है AgNO3 से, तो हमारा बनता है क्या विद्यार्थी? AgCl और ANO3। अब आप कहिएगा कि आयन का कहाँ हो रहा है सर? आयनों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है? आयन कैसे हम पता करेंगे? तो आपको पता है कि सोडियम के बाटम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1 पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव रहता है जी। और यहाँ से हमारा Ag है तो Ag के पास भी प्लस होता है और NO3 के पास माइनस होगा। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे हमारा बन जाता है विद्यार्थी AgCl, ये प्लस वाला इस माइनस पे आ जाता है और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ चला आया, और यहाँ बना गया AgNO3 हो गया। समझ रहे हैं ना आप? ये प्लस वाला इस माइनस के साथ चला गया, और ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसको आप छेप कहते हैं। ये नीचे बैठता, नीचे एरो दिए ना, नीचे एरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप है, अपक्षेप। तो अपक्षेप क्या होता है मैं आपको अपक्षेपण अभिक्रिया में बताऊंगा। अपक्षेप जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में पृथक हो जाते हैं, ठोस के रूप में नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं, उसको हम लोग अपक्षेप कहते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने अभी बताया उभय विस्थापन अभिक्रिया में आपको दिक्कत है, मैं फिर से एक और चर्चा कर रहा हूँ। उभय विस्थापन अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कर रहा है कि नहीं? देखिए दो यौगिक, यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ है सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बन रहा है ना विद्यार्थी? बिल्कुल। तो ये आप लोग को उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ये भी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इतना चीज बताया। आपको अगर नोट करना है तो आप क्लास में आप अपना हमारा ये स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप वीडियो को सेव करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे है प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। तो मैंने अभी बताया कि अपक्षेपण अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जिसमें प्रतिफल, अपक्षेपण अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है विद्यार्थी जिसमें अभिक्रिया के बाद प्रतिफल जो होता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो प्रोडक्ट ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। पृथक मीन्स अलग हो जाता है।
प्रिसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेप बन जाता है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है NaCl, यही वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसमें जो अवक्षेप बन रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया, है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है, परिभाषा बता दिया। अब हमारे बीच में मैं इतना आपको बता दिया, अब एक दो अभिक्रिया और इसमें पढ़ना है, और वो अभिक्रिया हमको आगे भी पढ़ना है अम्ल क्षार में भी। वो अभिक्रिया क्या पढ़ना है इसे मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैंने 6 लिखा था ना, तो 7वां हमारे पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है वो केवल और केवल अम्ल और भस्म के साथ होता है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया यहाँ पर यू है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया रिएक्शंस कहते हैं। ये कहाँ होता है स्टूडेंट्स? ये हमारा होता है, ये वैसी अभिक्रिया है, परिभाषा बोल रहा हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? लवण का और जल का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम्पल एक अम्ल ले रहे हैं HCl प्लस भस्म NaOH, ये आपस में मिलकर के NaCl और जल H2O का निर्माण करते हैं। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, लिख लीजिएगा सोडियम क्लोराइड। और या फिर इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको हम लोग कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा हो गया जल, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, है ना, क्लोराइड। ये हमारा जल है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है ये, और ये लवण और जल का निर्माण करता है। और एक आध अभिक्रिया ले लें, H2SO4, ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है KaOH से, तो हमारा निर्माण करता है K2SO4, और हमारा जल का निर्माण होता है। बैलेंस नहीं रहेगा तो बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 है, 2 से गुना कर देंगे, 2 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो यहाँ 6 नहीं है ना, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो लगता है बैलेंस हो गया। बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये हमारा अभिक्रिया क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नोट कर लीजिएगा इसको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। 10th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमारे पास आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, 8वां है ये, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण में पढ़े हैं। यहाँ पर वातावरण से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जल जमीन से जल लेता है और किसका निर्माण करता है विद्यार्थी, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन गैस का। इसको बैलेंस कर दीजिएगा, यहाँ 12 है एक, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, यहाँ 6 है कार्बन, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 6 से। इसको ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जल, और इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो होता है इसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और मैं बताता हूँ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ये है, ये आपस में इस प्रकार से निर्माण करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और Ag अगर Cl है तो सूर्य के प्रकाश में Ag और Cl2 में टूट जाएगा, और यही गुण AgBr में भी होगा, AgBr भी यही करेगा, Ag और Br2 में भी टूट जाएगा, और ये आयोडीन भी यही काम करेगा, ठीक है।
तो आयोडीन भी Ag प्लस आयोडीन 2 प्लस में टूट जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 से गुना करके इसको बैलेंस कर लेंगे, है ना। तो ये इतना ये 8वां हो गया। 8 प्रकार मैंने पढ़ा दिया। 9 में हमारे पास था क्या, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया पर मैं एक अलग से क्लास दे चुका हूं और ये क्लास 39 मिनट का है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। और पूरे रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। मैं रासायनिक अभिक्रिया जो बोर्ड में यहाँ से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आता है जो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।